हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉग को। राइट, फ्रॉग और कॉकरोच ये दोनों लेक्चर है जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीट सिलेबस। राइट, चलो तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉग। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रॉग, हेडिंग डाल दीजिए फ्रॉग, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो क्लासिफिकेशन है नहीं। हाँ, थोड़ा सा है, पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन के मतलब पूछे जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। क्लियर है? चल, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, किंगडम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद सब फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, डिवीजन, राइट। उसके बाद सुपर क्लास, सुपर क्लास, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फाइनली स्पीसीज। क्लियर है? यही होता है क्लासिफिकेशन में। अगर हम बात करते हैं किंगडम की, तो किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया, ऑब्वियस सी बात है, एनिमेलिया। अगर हम बात करें फाइलम की, तो फाइलम क्या होगा? फाइलम होगा नोटोकॉर्ड। फाइलम क्या होगा? फाइलम होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, राइट। सब फाइलम क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा, मतलब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेटा मतलब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ये सब हमने एनिमल किंगडम में डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद अगर डिवीजन की बात करें तो क्या होता? ग्नैथोस्टोमाटा, ग्नैथोस्टोमाटा, इसका मतलब माउथ विथ जॉ, माउथ विथ जॉ, मतलब जॉ प्रेजेंट होंगे। ग्नैथो का मतलब क्या होता है? ग्नैथो का मतलब होता है जॉज, राइट, और स्टोमाटा का मतलब होता है माउथ, तो माउथ विथ जॉज, जॉज प्रेजेंट होंगे। सुपर क्लास की बात करें तो सुपर क्लास क्या होगा? टेट्रापोडा। वाई टेट्रापोडा? टेट्रापोडा, पोडा मीन्स लिम्स एंड टेट्रा मीन्स फोर, मतलब फोर लिम्स, फोर लिम्स। दो होंगे फोर लिम्स, FORE, फोर लिम्स, एंड दो होंगे हाइंड लिम्स, मतलब पीछे वाले पैर, हाइंड लिम्स। क्लियर है? क्लास की अगर बात करें तो क्लास क्या होगा? क्लास हो जाएगा ऑब्वियसली एम्फीबिया, एम्फीबिया। वाई एम्फीबिया? बिकॉज देखो इनका जो लाइफ साइकिल है, दो वजह से इन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। पहला रीजन क्या है? ये पानी में भी मिल सकते हैं और हमें लैंड में भी मिलते हैं, तो इसी वजह से हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। एंड दूसरा रीजन, एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या इनका जो लाइफ साइकिल है वो पानी के बिना इनकम्प्लीट है, राइट। बिकॉज इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, जो पानी के अंदर होता है। तो जो लार्वल फेज है वो कहाँ होता है? वो होता है पानी में। फिर वो जब एडल्ट बनते हैं तब आते हैं पानी से बाहर लैंड में।
तो इनका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पानी के बिना अधूरा है, राइट। तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है एम्फीबियन, राइट। एम्फीबिया ड्यू टू लाइफ साइकिल इज कंप्लीट विदाउट, दो लाइफ साइकिल is completed in two habitats, कौन सा, एक हो जाएगा आपका वाटर जो लार्वल फेज होता है और दूसरा हो जाएगा लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उन्हें एम्फीबिया कहने के लिए, बिकॉज उनका जो लाइफ साइकिल है, वो दो जगह पे कंप्लीट होता है। उनका जो लार्वल फेज होता है वो वाटर में कंप्लीट होता है, बिकॉज उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है जो वाटर में होता है, और उनका डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है जो आपका वाटर में होता है। एंड देन वो जब एडल्ट बनते हैं तब वो आते हैं लैंड में, राइट। दैट इज वाई इनको कहा जाता है एम्फीबिया। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या होता है, ANURA, एन्यूरा मतलब टेललेस, मतलब एब्सेंस ऑफ टेल नहीं होता है। हालांकि इनमें नेक भी नहीं होता है, राइट। नेक इज ऑल्सो एब्सेंट। हालांकि नेक का मतलब एन्यूरा नहीं है, एन्यूरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ टेल, ठीक है, याद रखना है। मैं बस साइड में लिखा दे रहा हूं बिकॉज ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक इज ऑल्सो एब्सेंट, नेक इज ऑल्सो एब्सेंट। अगर फैमिली की बात करें, फैमिली क्या हो जाएगा, रैनिडी। जीनस, जो मोस्ट कॉमन जीनस है वो है राना, एंड अंडरलाइंड होगा ऑब्वियसली, एंड मोस्ट कॉमन पीसीज है वो है ट्राइब, राना टाइग्रीना, द मोस्ट कॉमन पीसीज। इसे कहा जाता है मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज, इंडियन स्पीसीज, राइट। इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है इंडियन बुल फ्रॉग। क्या कहा जाता है, इंडियन बुल फ्रॉग भी कहा जाता है, इंडियन बुल फ्रॉग भी कहा जाता है किसे, राना टाइग्रीना को, राइट। क्यों इसे टाइग्रीना कहा जाता है, बिकॉज इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस में टाइगर की तरह इनमें कुछ लेशंस दिखते हैं, राइट। जैसे टाइगर में कुछ लेशंस या कुछ मार्क्स दिखते हैं ना, वैसे ही मार्क्स इनमें भी दिखते हैं, इसी वजह से इन्हें राना टाइग्रीना कहा जाता है, ठीक है। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा बिकॉज कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा बिकॉज एडल्ट टाइम में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, डिवीजन ग्नाथोस्टोमाटा बिकॉज इनका जो माउथ है उनमें जॉ प्रेजेंट है, सुपर क्लास टेट्रापोडा बिकॉज इनके 4 लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम्स एंड 2 फोर लिम्स। क्लास अगर बात करें तो एम्फीबिया बिकॉज इनका लाइफ साइकिल जो है वाटर के बिना अधूरा है। ऑर्डर की अगर बात करें तो एन्यूरा बिकॉज टेल नहीं होता इनमें, हालांकि इनमें नेक भी नहीं होता है। फैमिली रैनिडी, जीनस राना, एंड स्पीसीज जो होगा वो हो जाएगा टाइग्रीना बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज, जिसे हम लोग इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ जनरल कैरेक्टर्स। अगर हम बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स की, तो ये कैसे होते हैं, ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं। पोइकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड। ये कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड। इनका मतलब क्या है, ब्लडेड, इसका मतलब क्या है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है, ह्यूमंस, हम बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रख सकते हैं। मतलब हम क्या है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, या हम होम्योथर्मल होते हैं। होम्यो मतलब स्टेबल, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग होते हैं पोइकिलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, क्लियर है। चलो क्या लिखेंगे,
दे डोंट हैव, मतलब फ्रॉग दे डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट हैव कांस्टेंट body temperature, body temperature, their temperature changes, their temperature changes with, their body temperature changes with environment, right? So they don't have a constant body temperature, don't have constant body temperature, number one, and their temperature, body temperature changes with environmental temperature, क्लियर है यहाँ तक? और क्या होते हैं? पाइकिलोथर्म्स नंबर वन, नंबर टू, ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज यानी, कैमोफ्लेज एक तरह का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अपना बॉडी कलर जो है वो चेंज कर सकता है, राइट? तो क्या लिखेंगे? दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर, दे कैन चेंज देयर body color, they can change their body color with habitat, या with environment या with background, कुछ भी बोल सकते हो आप, with habitat और with background। मतलब अगर ये सॉइल में आ जाएंगे तो सॉइल के कलर के हो सकते हैं, अगर ये पानी में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत पानी के कलर के हो जाएंगे, कोई ग्रीन लीफ के ऊपर बैठ जाएंगे तो उसका कलर का हो सकता है, कोई बार्क के ऊपर आके बैठ गया तो उसका कलर ले सकता है। सो दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर विथ हैबिटेट और बैकग्राउंड, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, दिस mechanism is called camouflage। क्या बोला जाता है इस मैकेनिज्म को? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, राइट? अब ये कैमोफ्लेज क्यों करते हैं? बिकॉज इन्हें जब अपने प्रेडेटर से या एनिमी से जब अपने आप को बचाना होता है तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है विथ द हेल्प ऑफ कैमोफ्लेज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है मिमिक्री। तो कैमोफ्लेज का मतलब क्या है? कैमोफ्लेज एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये बॉडी कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ये बॉडी कलर को इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि उन्हें, वो अपने आप को उनके जो प्रेडेटर है या उनके जो एनिमी है उससे बचा सके, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मिमिक्री। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज बट द प्रोसेस इज कॉल्ड मिमिक्री। ठीक है? दे चेंज देयर बॉडी कलर टू हाइड फ्रॉम, दे चेंज देयर बॉडी कलर to hide from predator or enemies, hide from enemies. This protective coloration is called, this मतलब ये coloration क्यों हो रहा है? Due to protect, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, राइट? This protective coloration is called what? Is called mimicry। क्या कहा जाता है? is called mimicry, right? is called mimicry। तो बॉडी कलर जो चेंज कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं हम लोग कैमोफ्लेज करना। लेकिन बॉडी कलर क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि प्रेडेटर से या एनिमी से अपने आप को बचा सके, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं मिमिक्री। क्लियर है? इस साइड को मिटा देते हैं क्योंकि मुझे कुछ लिखना है जो यहां नहीं हो पाएगा, राइट? यहां तक लिख दिया हमने, यहां तक लिख लिया।
थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जनरल कैरेक्टर्स ही डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये लोग क्या करते हैं, जब एक्सट्रीम हीट हो जाता है, मतलब वो जो अप्रैल मई का जो महीना होता है, या जब एक्सट्रीम कोल्ड पड़ जाता है, मतलब वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जो महीना होता है, तो ये क्या करते हैं, ये डीप बोरोज में छुप जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सट्रीम हीट से या एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, जैसे जब एक्सट्रीम हीट आता है हम लोग क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं। जब एक्सट्रीम कोल्ड आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। सेम टू सेम ये इनके पास तो एसी है नहीं, इनके पास रजाई भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, डीप बोरोज में जाके ये छुप जाते हैं उस एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हीट से अपने आप को बचाने के लिए, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब समर में ये प्रोसेस करते हैं वो लोग बोलते हैं समर स्लीप, जब विंटर में करते हैं तो बोलते हैं विंटर स्लीप। ऐसा लगता है कि ये लोग सो चुके हैं, बिकॉज ये इस टाइम क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा वर्ड्स में, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, ड्यूरिंग पीक समर और winter they took shelter they took shelter in deep burrows to protect them from extreme heat, right, to protect them from extreme heat। मैं जैसे लिखा रहा हूं ना, ऐसे नोट वाइज चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो जैसे मैं लिखा रहा हूं आप प्लीज उसको उसी ऑर्डर में फॉलो करते हुए लिखिए, अपना दिमाग मत लगाइए इसमें, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हर एक एनसीईआरटी का लाइन मैंने वेल पॉइंट करके लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपना दिमाग मत लगाइए, जैसे मैं लिखा रहा हूं आप वैसे लिखिए इस चीज को, तो आपको ही पढ़ने में या रिविजन करने में आसानी होगी, ठीक है। एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, जब समर में ये चीज होता है हीट से बचने के लिए, तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं समर स्लीप। क्या बोलते हैं, समर स्लीप। और जब कोल्ड में ये चीज होता है तब हम बोलते हैं इसे विंटर स्लीप। नहीं, ये तो हो गया एक कॉमन नाम, कोई साइंटिफिक नेम भी तो होना चाहिए। तो साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, साइंटिफिकली बोला जाता है, बहुत सारे चौक मेरे हाथ में आ चुका है, इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। साइंटिफिक क्या बोला जाता है, साइंटिफिक बोला जाता है इसे एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। एंड विंटर का बोला जाता है हाइबरनेशन। क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन। किसी एक को याद रख लेना तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बचपन से ही हम सुनते हैं कि भालू जो होता है वो क्या करता है, ठंडी के दौरान हाइबरनेशन करता है, तो इसी को याद रख लेना कि विंटर अगर होगा, विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज इसको आगे जाके हम लोग इकोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे, राइट। तो समर में जब होता है तब उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। इस दौरान इनमें बॉडी में क्या क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव दोनों में ही, समर स्लीप में भी और विंटर स्लीप में भी, दोनों में ही ये क्या हो जाते हैं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब कोई भी खाना ये नहीं खाते, डू नॉट ईट एनी फूड। तब कहोगे सर अगर फूड नहीं खाएंगे तो ये तो मर जाएंगे, इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, एटीपी कहाँ से मिलेगा इन्हें, तो इन्हें एटीपी कहाँ से मिलता है या एनर्जी कहाँ से मिलता है, जो इनके बॉडी में ग्लाइकोजन या फैट स्टोर होता है, वही फैट इस टाइम टूटता है और उसे टूटने की वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम the breakdown of stored
ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड फैट। इनके बॉडी में जो ग्लाइकोजन या फैट स्टोर होता है उन्हीं से उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। एंड और क्या होगा, इस टाइम ये रेस्पिरेशन किसके करते हैं, थ्रू स्किन, रिस्पायर थ्रू स्किन। ये अपने जो स्किन है उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज लिख लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दे प्रोटेक्ट क्रॉप, दे प्रोटेक्ट क्रॉप। कैसे, बिकॉज ये इंसेक्ट खाते हैं, इसी वजह से दे ईट इंसेक्ट, दे ईट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो इसी वजह से जो इंसेक्ट्स क्रॉप को डैमेज पहुंचा सकते हैं उस इंसेक्ट से क्रॉप को ये बचा देते हैं। तो दे प्रोटेक्ट क्रॉप। और क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट मैनकाइंड, दे प्रोटेक्ट मैनकाइंड। कैसे, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज, बिकॉज दे ईट, सॉरी इंसेक्ट्स नहीं, दे ईट मॉस्किटोज एंड फ्लाइज से भी हमें बहुत सारे डैमेजेस पहुंच सकते हैं, और मॉस्किटो से ऑब्वियसली मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, तो उनसे भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है कौन, फ्रॉग, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, रिसर्च में, स्टडी में यूज किया जाता है, रिसर्च एंड स्टडी पर्पस, रिसर्च में या स्टडी में भी यूज किया जाता है, राइट। और क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये कैसे करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक ऑफ फूड वेव एंड फूड चेन। अब फूड चेन या फूड वेव में क्या डिफरेंस है या क्या चीज है, ये हम लोग इकोलॉजी में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहीं हम लोग इसको और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ, मतलब फ्रॉग इज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। और क्या करते हैं, यूज एज फूड, किसी कंट्री में या किसी जगह में इनका जो फ्रॉग को एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है, राइट, बिकॉज दे आर प्रोटीन सोर्स, तो इसी वजह से इनको एज अ फूड भी इनटेक किया जाता है। दे प्रोटेक्ट क्रॉप, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स है उसे खा लेते हैं, दे प्रोटेक्ट क्रॉप। दे प्रोटेक्ट मैनकाइंड, बिकॉज ये मॉस्किटोज भी खाते हैं, फ्लाइज भी खाते हैं, जिससे हमें डैमेज पहुंच सकता है। रिसर्च एंड स्टडी के काम में ये आते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस भी ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फूड चेन एंड फूड वेब में, और ये एज अ फूड भी इसे हम लोग इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट क्रॉप, प्रोटेक्ट मैनकाइंड, रिसर्च पर्पस, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यूज एज फूड, ठीक है। ये कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे इनके, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी में आ जाएंगे, तो हेडिंग डालिए मॉर्फोलॉजी। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रॉग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फ्रॉग ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज आप हंसिएगा मत, क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतना अच्छा क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मुझे पता है। प्लीज़ फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अगर नहीं हंसेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है।
चलो ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मुझे वेंट्रल साइड को, मतलब हम लोग जो फ्रॉक को देखते हैं ना, हम लोग डॉर्सल साइड देख पाते हैं। हम लोग कभी भी फ्रॉक को ऐसे उठा के देखते हैं क्या? अगर फ्रॉक को ऐसे ज़मीन से उठा के ऐसे देखेंगे तो ही उसका हम लोग वेंट्रल साइड देख पाएंगे। मतलब उसका जो हिस्सा जो माटी के तरफ, मतलब सॉइल की तरफ रहता है, उसको वेंट्रल साइड है, और जो हम लोग ऊपर से देखते हैं वो उसका डॉर्सल साइड है। तो वेंट्रल साइड को समझाने के लिए मैंने ऐसे इसको बनाया है, ठीक है। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ऑलिव ग्रीन कलर का होता है इसका फ्रंटल साइड, तो मैं भी इसको ऑलिव ग्रीन कलर से ही बनाऊंगा। आप भी अगर कलर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कलर कीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ऐसा नहीं ये हम लोग डिज़ाइन के लिए कर रहे हैं, नो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसको ऑलिव ग्रीन बना दीजिए और थोड़े से डॉट्स बना दीजिए, ऐसे ऐसे इरेगुलर डॉट्स बना दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन सिर्फ वेंट्रल साइड को ही बनाएगा, बिकॉज इसका जो डॉर्सल, सॉरी, इसका डॉर्सल साइड को ही बनाएगा, बिकॉज इसका जो वेंट्रल साइड होता है ना, वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग येलो कलर का बना दे रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर आपके पास कलर है तो कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये है एक मोटा मोटा फ्रॉक। इसका बैक साइड हमने नहीं दिखाया, बैक साइड भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसे इस साइड पे भी एक बना सकते हो, ज़रूरत नहीं है, सो डोंट डू दिस, ठीक है। ये है इसका एक ओवरऑल फ्रॉक। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ फ्रॉक, ठीक है। ये जो साइड है ना, ये जो नीचे का साइड है, मतलब इस तरफ जो हम देख नहीं पाते, वो क्या है? वो उसका वेंट्रल साइड है। क्या है उसका? वेंट्रल साइड है, ठीक है। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये उसका है डॉर्सल साइड। कैसा है? डॉर्सल साइड, ठीक है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द नॉस्ट्रिल, इसका नॉस्ट्रिल है। ये उसके आईज है, आईज दोनों तरफ होंगे, आई है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द टिम्पैनम, टिम्पैनम, डोंट वरी, हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ये उसका फोरलिम है, मतलब आगे वाले पैर फोरलिम, और ये उसके पीछे वाले पैर, या उसको हम लोग हाइंड लिम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट था वो उसका वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड को मेंशन नहीं किया गया, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया। सही किया मैंने। चलो अब इसी डायग्राम को हम लोग पकड़ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डायग्राम एक बना रहेगा तो हमें क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएंगे?
इजी हो जाएंगे हमारे लिए। एक डायग्राम रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, स्किन की, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, स्किन की। स्किन, अगर हम बात करते हैं स्किन की, तो इनका स्किन जो होता है बहुत स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। अगर आपने गौर से कभी भी फ्रॉग देखा होगा, जरूर देखा होगा, तो उनका जो स्किन होता है ना, आप देखेंगे ऐसा लगता है कि भीगा हुआ है एंड बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है और हमेशा मॉइस्ट या भीगा हुआ रहता है। क्योंकि फ्रॉग जो है ना, वो फ्रॉग क्या करता है, पहला बात तो ये कि वो अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है, लैंड में भी, पानी में तो करता ही है, लैंड में भी कर सकता है थोड़ा बहुत। और दूसरा है, वो कभी पानी नहीं पीते हैं, वो अपने स्किन के थ्रू ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से उनका स्किन जो है हमेशा भीगा हुआ रहता है, या कभी हमेशा उनको आप गीले गीले देखेंगे, बिकॉज उनमें स्किन में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। और म्यूकस निकलता है कहाँ से, म्यूकस निकलता है म्यूकस ग्लैंड से। क्लियर है? तो उसी को हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, स्मूथ, स्मूथ एंड स्लिपरी। स्किन कैसा है, स्मूथ एंड स्लिपरी। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज मेंटेन्ड, ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट। हमेशा इनको आप मॉइस्ट ही देखेंगे, जब भी स्किन को देखेंगे कभी स्किन इनका ड्राई नहीं होता, हमेशा इनका स्किन जो है थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है पानी में भीगा हुआ है। ठीक है, स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। और ये म्यूकस आता कहाँ से, तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे म्यूकस ग्लैंड से। कहाँ से आता है, म्यूकस ग्लैंड से। और यही म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। जब वो पानी में रेस्पायर करता है थ्रू स्किन, तो कौन हेल्प करता है, यही म्यूकस ग्लैंड जो है वो उसको हेल्प करता है। ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड बहुत ज्यादा वेस्कुलराइज्ड होता है, तो विद इन यहाँ पे लिखेंगे वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड। तो जैसे हमने बताया कि इसका दो पार्ट है, एक है डॉर्सल साइड, एक है वेंट्रल साइड। तो अगर हम बात करते हैं इसके डॉर्सल साइड का, मतलब जो पीठ वाला साइड है जो हम लोग देखते हैं, तो इसका डॉर्सल साइड किस कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, विथ इरेगुलर स्पॉट्स, विथ इरेगुलर स्पॉट्स। इनमें इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलता है डॉर्सल साइड में। वेंट्रल साइड की अगर बात करें, तो वेंट्रल साइड कैसा होता है, वेंट्रल साइड में कोई स्पॉट नहीं होता है, मतलब जो इस तरफ का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, उसमें कोई स्पॉट नहीं होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली पेल येलो, यूनिफॉर्मली पेल येलो, मतलब एकदम यूनिफॉर्म होता है, कोई भी स्पॉट, कोई भी लेसन्स, कुछ नहीं होता है। और फ्रॉग में कभी कभी मतलब ऐसे ऐसे, जो राना टाइग्रिन है ना, उसमें ऐसे ऐसे लेसन्स भी देखे जाते हैं। आपके जो एनसीईआरटी है वहाँ आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे लेसन्स भी देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है राना टाइग्रीना, बिकॉज टाइगर लाइक लेसन्स इसमें प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दे डोंट ड्रिंक वाटर, दे डोंट ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं, ड्रिंक वाटर। they absorbed it, they absorbed water through skin, through skin। ये स्किन के थ्रू क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, कभी भी पानी पीते नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं पानी। ठीक है, स्मूथ एंड स्लिपरी, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, दे डोंट ड्रिंक वाटर, दे एब्जॉर्ब इट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट देयर स्किन। अब अगर बात करते हैं उनकी बॉडी की, उनके बॉडी की, तो बॉडी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। एक ये वाला पार्ट होगा, ये वाला एक पार्ट हो जाएगा, रेड कलर से कर देते हैं। एक ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड। और एक इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला,
जिसमें दोनों लिम्स आ गए, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रंक। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड एंड दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रंक। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या हो जाएंगे, अ ट्रायंगुलर हेड, देखो जो हेड होता है उनका थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा नहीं होता है, ऐसे ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल शेप का ही तो है, तो इसी वजह से बोलेंगे टू पार्ट्स, ट्रायंगुलर हेड, हेड, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ट्रंक। ट्रंक में आ जाएगा फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। हेड में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हेड में हम लोग देखते हैं क्या क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो नॉस्ट्रिल्स, दो नॉस्ट्रिल्स जिसके थ्रू एयर, जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब थ्रू लंग्स जब ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं, या बैकोफेरेंजियल जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो फ्री ऑक्सीजन है, जो एयर होता है उसमें क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन, एंड पानी में होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो फ्री ऑक्सीजन इसी नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, अ पेयर ऑफ nostrils above mouth, above mouth, above mouth, देखो माउथ के ठीक ऊपर ही प्रेजेंट है, माउथ के ऊपर है दो नॉस्ट्रल्स, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स above माउथ। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आईज। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की आईज की, तो आईज कैसा होता है, बल्ज्ड होता है, बल्ज्ड, बल्ज्ड, बल्ज यानी ऐसा देखने में लगता है कि आंख जो है, हमारा आंख देखो, जैसे जो आंख का जो मतलब ये जो स्केलेटन है उसके अंदर है, लेकिन फ्रॉग का जो आईज होता है देखने में ऐसा लगता है कि बाहर निकल आया है। तो कभी कभी किसी इंसान का, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी दोस्तों में हम लोग ऐसा हंसी मजाक कर देते हैं ना, कि हम लोग जब ऐसे करके देखते हैं तो बोलते हैं ना, ऐसे मेंढक जैसा क्या देख रहा है, तो ऐसे करके जब देखते हैं हम लोग तो बोलते हैं ना लोग कि मेंढक जैसे कैसे क्यों देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आंखें बाहर निकाल के क्यों देख रहे हो, राइट। तो इसके आज कहा जाता है बल्ज्ड आइज, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों में हंसी मजाक में ये चलता है, ठीक है। बल्ज्ड आइज, बल्ज्ड होता है इनका जो आइज है। और क्या होता है, इनके आइज में जो ऊपर वाला आईलिड है ना, जैसे हमारे दो आईलिड है, एक ऊपर में एक नीचे में, हम दोनों ही मूव कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इनका जो ऊपर वाला आईलिड है ये मूव नहीं हो सकता। तो अपर, अपर इमूवेबल, इमूवेबल eyelid, eyelid, लोअर eyelid जो होता है मूवेबल होता है, लोअर मूवेबल, मूवेबल eyelid, अपर इमूवेबल, लोअर मूवेबल eyelid, एंड एक और थर्ड eyelid होता है जिसको बोलते हैं हम लोग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड eyelid क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्या बोला जाता है, निक्टिटेटिंग, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट आईज, प्रोटेक्ट आईज इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर। अगर आपने से कोई स्विमिंग किया होगा या ओलंपिक में या कोई भी टीवी में कभी किसी को स्विमिंग करते हुए देखा होगा, जो प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, देखें ना, वो जब पानी में उतारते हैं उससे पहले क्या होता है, एक गॉगल्स लगाते हैं, राइट, स्विमिंग गॉगल्स लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, ताकि पानी के नीचे जाके वो देख सके, राइट। नहीं तो पानी के नीचे जाके देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आंख में पानी जाएगा तो आंख को डैमेज हो सकता है। तो इसी वजह से, ताकि वो देख सके, इसी वजह से वो गॉगल्स लगाते हैं। सेम टू सेम एक गॉगल्स इनमें भी होता है, लेकिन वो गॉगल्स फॉर्मेट में नहीं होता है, वो एक मेम्ब्रेन के फॉर्मेट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आंख का जो ये आंख है, आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, ताकि फ्रॉग जो है पानी के नीचे देख सके और पानी में उनका आंख का कोई डैमेज ना हो, इसी वजह से ये मेम्ब्रेन उनके पास होता है, ठीक है। बल्ज्ड होता है आइज, अपर जो होता है इमूवेबल होता है, लोअर आइज इमूवेबल होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनके आइज में देखे जाते हैं। और हर एक आइज के नीचे आपको एक मेम्ब्रेनस स्पॉट दिखेगा, ये वाला,
क्या लिखेंगे, बिलो इच आइज, बिलो each eyes a membranous spot is present. Membranous spot called tympanum, within bracket लिखेंगे internal ears. हमारा जो एयर है ना, ये देखो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ, लेकिन इनका जो एयर होता है, कान होता है, ये इंटरनल होता है और ये कवर्ड ऐसा है इस मेम्ब्रेनस स्पॉट के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम. क्या बोला जाता है, टिम्पैनम, कॉल्ड टिम्पैनम. विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इंटरनल एयर्स टू catch sound signals, ये क्या करते हैं, साउंड के सिग्नल को, जैसे हमारा कान क्या करता है, सुनता है, साउंड सिग्नल को पकड़ता है, ये भी वैसा ही करता है. कॉल्ड टिम्पैनम और इंटरनल एयर्स टू कैच साउंड सिग्नल्स. ठीक है, ये हो गया सारे के सारे. दिस इज ऑल अबाउट देयर हेड पार्ट में सब इतना ही है. अब हम बात करेंगे उसके ट्रंक की. ट्रंक में हम लोग क्या देख सकते हैं, दो ही चीज देख सकते हैं, एक है फोर लिम्ब, दूसरा है हाइंड लिम्ब. ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं इसके, अच्छा इससे पहले लिख लेते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स क्या करता है, बोथ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है. हालांकि स्विमिंग में सबसे ज़्यादा रोल रहता है इसी हाइंड लिम्ब का. वो क्यों, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा. स्विमिंग में और किसमें, वॉकिंग में, वॉक भी करते हैं वॉकिंग में. लीपिंग यानी वो जो कूदते हैं, फुदकते हैं, लीपिंग. फ्रॉग फुदकते हैं ना, ऐसे यहाँ से ऐसे फुदकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है लिपिंग. और स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरोइंग मतलब वही जो गड्ढा खोदते हैं, जो हमने बोला, लिपिंग एंड बोरोइंग. इसमें दोनों पैर हेल्प करता है, फोर लिम्स हाइंड लिम्स दोनों मिलके ये सब काम करते हैं. स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड बोरोइंग ये सब काम करते हैं. हालांकि स्विमिंग में सबसे ज्यादा रोल रहता है हाइंड लिम्ब का, लेकिन दोनों ही करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं इनके हाइंड लिम्ब की, पहले बात करते हैं फोर लिम्ब की. तो अगर हम बात करते हैं इनके फोर लिम्ब की, तो ये 4 डिजिट का होता है. कितने डिजिट का, 4 डिजिट होता है. 4 डिजिट यानी 4 उंगली होते हैं. थंब जो है वो नहीं होता है. विद इन ब्रैकेट लिखेंगे थंब एब्सेंट. सब फिंगर को क्या बोलते हैं आपको पता है ना, इसको थंब बोला जाता है, इसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, इसको मिडिल फिंगर बोला जाता है, इसको वेडिंग फिंगर बोला जाता है और इसको लिटिल फिंगर बोला जाता है. राइट. तो मान लो अगर थंब एब्सेंट है तो सबसे पहला डिजिट क्या होगा, इंडेक्स फिंगर. राइट. तो सबसे पहला क्या डिजिट होगा, इंडेक्स फिंगर. ठीक है. ये इसमें वेब्ड नहीं होता है, मतलब ये नॉर्मल फिंगर होते हैं ऐसे, 1 2 3 एंड 4 ऐसा. 4 डिजिट का होता है. थंब जो होता है वो एब्सेंट होता है. कोई भी वेब्ड मतलब दोनों फिंगर के बीच में कोई भी आप मेम्ब्रेनस कनेक्शन नहीं देख सकते, जो हाइंड लिम्ब में होता है. इसी वजह से हाइंड लिम्ब जो है स्विमिंग में ज्यादा हेल्प करता है. राइट. तो ये ऐसा होता है फोर लिम्ब. और फोर लिम्ब का जो ये जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट डिजिट, ये है क्या है, दिस इज द फर्स्ट डिजिट.
और मैंने क्या कहा, अगर अगर थंब नहीं है तो फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, इंडेक्स फिंगर, तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन मैंने ऐसा ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए, राइट। अब पैड लाइक स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, कहाँ होता है, फर्स्ट डिजिट के ठीक नीचे, देखो फर्स्ट डिजिट यानी इंडेक्स फिंगर, उसके ठीक नीचे पैड लाइक स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, पैड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपुलेशन पैड, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन, और हम लोग बोलेंगे नप्चुअल, नप्चुअल पैड, कॉपुलेशन पैड या कॉपुलेटरी पैड या नप्चुअल पैड हम लोग उसे बोलेंगे। इसका काम क्या है, इसका काम है जब ये लोग मेटिंग करते हैं तो फीमेल को, फीमेल से सपोर्ट लेने के लिए ये क्या करते हैं, या फीमेल को पकड़ के सपोर्ट लेने के लिए ये इस पैड का यूज करते हैं, फीमेल को पकड़ने के लिए, राइट, ये क्या करते हैं, इस पैड का यूज करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फॉर क्लास्पिंग, क्लास्पिंग यानी पकड़ना, फॉर क्लास्पिंग फीमेल फ्रॉग, फॉर क्लास्पिंग फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग मेटिंग, मेटिंग के दौरान फीमेल फ्रॉग को क्लास्प करने के लिए या पकड़ने के लिए ये क्या यूज करते हैं, इस पैड को यूज करते हैं, जिसको हम लोग कॉपुलेशन पैड या नप्चुअल पैड भी बोलते हैं। ये हो गया फोर लिम्ब। अगर हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब की, अगर हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब की, तो हाइंड लिम्ब कैसा होता है, 5 डिजिट का होता है, क्या होता है, 5 डिजिट का होता है, मतलब सभी इसमें प्रेजेंट है, वेब्ड होते हैं, कैसे होते हैं, वेब्ड, वेब्ड यानी दोनों फिंगर्स के बीच में एक मेम्ब्रेनस कनेक्शन प्रेजेंट होता है, देखो ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा हुआ। अब इन दोनों के बीच में ऐसा, ये मेम्ब्रेनस कनेक्शन, ऐसे दोनों फिंगर के बीच में, हर दोनों फिंगर के बीच बीच में क्या होता है, ये देखो, ये मेम्ब्रेनस कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेब, जाली लाइक वेब्ड। सो इनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो वेब्ड होता है, 5 डिजिट का होता है, मस्क्यूलर होता है एंड मस्क्यूलर, मस्क्यूलर होता है एंड लॉन्ग होता है, जो आप फिगर में भी देख सकते हो। देखो मसल कितना कम है फोर लिम्ब में, यहाँ पे मसल देखो कितना ज्यादा है हाइंड लिम्ब में, और ये कितना लेंथ वाइज कितना बड़ा है और ये लेंथ वाइज कितना छोटा है, तो यहाँ पे भी बना देते हैं वेब्ड, 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 वेब्ड। तो ये वेब्ड होते हैं, 5 डिजिट के होते हैं, मस्कुलर एंड लॉन्ग होते हैं। तो इसी वजह से इनका जो हाइंड लिम्ब है ये एज अ फूड भी इनटेक किया जाता है, बिकॉज हाइंड लिम्ब में मसल होने के कारण ये हाई प्रोटीन सोर्स भी होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइंड लिम्ब। और ये क्या करते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग। देखो ये जो मैंने बात किया ना कॉपुलेशन प्लैड या नप्चुअल प्लैड के बारे में, ये क्या है, ये एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, टाइप ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आप बोलोगे सर डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मॉर्फो यानी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, मॉर्फो यानी मॉर्फोलॉजी एंड डाई यानी मतलब जो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब जो मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा, या फीमेल में होगा मेल में नहीं होगा। तो ये जो कॉपुलेशन पैड या नप्चुअल पैड होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही होता है, फीमेल में ये नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग मेटिंग जो मेल है वो फीमेल को पीछे से पकड़ती है, तो इसी वजह से उस पकड़ने के लिए उसे क्या चाहिए, एक अच्छा खासा ग्रिप चाहिए। वो ग्रिप कहाँ से मिलता है, वो ग्रिप उसे मिलता है यही कॉपुलेशन या नप्चुअल पैड से, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, तो इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एक और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, वो क्या है कि जो मेल होते हैं ना उनमें जो वोकल सैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। इसी में लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं,
इसी में लिख देते हैं बिकॉज फिर से मिटाना ही है मुझे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ने क्या कहा, एक तो हमने देख लिया वो जो कॉपुलेशन पैड होता है, दूसरा क्या होता है मेल में वोकल सैक्स जो होते हैं, वोकल सैक्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड टू प्रोड्यूस साउंड। इनके साउंड को क्या कहते हैं मालूम है ना, क्रॉकिंग बोला जाता है, CROAKING, क्रॉकिंग। क्वैक क्वैक जो करते हैं ना, क्रैकिंग, हालांकि क्वैक क्वैक बतख करते हैं, लेकिन वो जो एक टिपिकल आवाज है कर कर टर एक आवाज आता है ना, उसको बोला जाता है क्रैकिंग। क्वैक क्वैक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, क्वैक क्वैक जो होता है वो बतख करता है, एक टर टर आवाज आता है ना रेनी सीजन में, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो यही मेल प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उनका जो वोकल सैक्स है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है टू प्रोड्यूस साउंड, जिसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन या रेनी सीजन। ठीक है, और फीमेल में ये वोकल सैक्स अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब उतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, क्या रूडिमेंट्री होता है, बिकॉज फीमेल को कोई आवाज प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी। ये क्लोआका भी है, जो ट्रंक है, ट्रंक में ये क्लोआका भी आ जाता है, दिस इज क्लोआका, जिसके थ्रू बहुत कुछ निकलता है, क्लोआका, इसके थ्रू एक्सक्रिएटा भी निकलता है, इसके थ्रू यूरिन भी निकलता है, इसके थ्रू गैमेट्स भी निकलते हैं, राइट, मेल में एंड फीमेल में, दोनों में ही। इसके थ्रू क्या क्या निकलते हैं, इसके थ्रू एक्सक्रिएटा निकलते हैं, एक्सक्रिएटा निकलता है, इसके थ्रू यूरिन पास होता है, एंड इसके थ्रू गैमेट्स भी निकलते हैं, एक्सक्रिएटा, यूरिन, गैमेट्स सभी इसी ओपनिंग से निकलता है, इसको बोला जाता है क्लोआका, जो ट्रंक का पार्ट है। लेकिन क्लोआका को हम लोग इन डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कितना हो चुका है, 53 मिनट्स। ठीक है, चलो एनाटॉमी का तो डिस्कस करना ही है। एनाटॉमी हेडिंग डालेंगे, एनाटॉमी, और एनाटॉमी में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी में भी सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। सबसे पहले क्या करते हैं, एनाटॉमी के कुछ जो नॉर्मल पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, उनको लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करके उसमें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे किससे बना है, दो चीज से बना है, कंसिस्ट ऑफ दो चीज से। एक है एलिमेंट्री कनाल, क्या है, एक है एलिमेंटरी कनाल, और दूसरा क्या है, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, जहाँ से डाइजेस्टेंट के जूस या जो केमिकल्स है या जो एंजाइम्स है वो निकलेंगे। तो जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, मेन डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो दो है, क्या क्या है, एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। एक है लीवर, दूसरा है पैनक्रियाज। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इनका जो एलिमेंट्री कनाल है, मतलब ईसोफेगस से लेके क्लोआका तक, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, जिसके थ्रू फूड पास होता है। तो वो जो एलिमेंट्री कनाल है इनका शॉर्ट होता है, क्यों, बिकॉज ये कार्निवोर्स होते हैं,
ये जो है ये कार्निवोर्स होते हैं, इसी वजह से इनका जो एलिमेंट्री कनाल है वो शॉर्ट होता है, खास करके जो इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, दे यानी फ्रॉग, दे आर कार्निवोर्स, that's why their intestine is reduced, मतलब short, and elementary canal is short, right? They are carnivores, right? That's why their intestine is reduced, इनका intestine reduce होता है। intestine अगर reduced हो जाएगा तो obvious सी बात है एलिमेंट्री कनाल क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कनाल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम फूड की पाथवे की बात करें, पाथवे ऑफ फूड की बात करें, तो फूड पहले कहाँ आता है, फूड पहले आता है, फूड की पाथवे की बात करें तो फूड पहले कहाँ आता है, फूड आता है पहले माउथ में, राइट। एक ओवरऑल समझ लेते हैं, फिर माउथ से ये कहाँ जाता है, माउथ से ये जाता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी से ये जाता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से ये जाता है ईसोफेगस में, कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से ये जाता है स्टोमक में, और स्टोमक से ये जाता है इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर इंटेस्टाइन से ये जाता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन से ये जाता है रेक्टम में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली, एंड देन क्लोआका के थ्रू क्या होता है, जो ओपनिंग है क्लोआकल ओपनिंग, उसके थ्रू एक्सक्रिएटा जो है वो बाहर चला जाता है। तो ये उसका फूड का पाथवे है, ठीक है। बेसिकली ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक, यहाँ तक इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल यानी क्यों हम लोग बेसिकली क्लोआका को एलिमेंट्री कनाल, हाँ क्लोआका जो है एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है, लेकिन कोई कनाल तो नहीं है। क्लोआका क्या है, बेसिकली एक ओपनिंग है, राइट। तो जो भी डाइजेशन होता है वो बेसिकली यहीं पे होता है, रेक्टम में डाइजेशन नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल पाथवे ऑफ फूड। अगर हम बात करें माउथ की, तो इनका जो माउथ होता है ना, उस माउथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है उनका टंग। अब कहोगे सर टंग इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारा जो टंग होता है कैसा होता है, ऐसा पीछे से अटैच्ड होता है और सामने से ओपन रहता है, लेकिन इनका जो टंग है ये होता है थोड़ा सा प्रीहेंसाइल टंग, यानी प्रीहेंसाइल यानी इनका जो टंग होता है वो आगे से अटैच्ड होता है, पीछे से ओपन होता है, राइट। हमारा टंग कैसा होता है, ऐसा पीछे से अटैच्ड आगे से ओपन, राइट। उनका टंग होता है उल्टा, ऐसा आगे से अटैच्ड पीछे से ओपन। अब कहोगे सर फिर वो खाना कैसे खाएंगे, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे अपने टंग को ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करके, शॉर्ट करके ऐसे रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं। तो जैसे ही प्रे उन्हें खाना होता है तो ऐसे टंग को छोड़ते हैं, प्रे को पकड़ते हैं, फिर टंग को प्रे के साथ ऐसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं, राइट। तो उनका जो टंग होता है वो प्रीहेंसाइल टंग होता है, बिकॉज सामने से अटैच्ड होता है। हमारा टंग का उल्टा, हमारा टंग कैसा है, सामने से ओपन पीछे से अटैच्ड, उनका उल्टा सामने से अटैच पीछे से ओपन। तो वो कैसे करते हैं, अपने टंग को ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, जैसे ही प्रे देखा उन्होंने ऐसे अपने टंग को खोल दिया, प्रे को पकड़ लिया और ऐसे कर लेते हैं। और इनका जो टंग होता है वो कैसा होता है, वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड यानी हमारा टंग कैसा है, ऐसा मान लो ये टंग है हमारा, देखो ऐसा सिंगल लोब, एक ही लोब है। उनका टंग ऐसा होता है बाइलोब्ड, लोब 1 दिस इज लोब 2, बीच में ऐसा एक सूचर होता है या बीच में ऐसा एक डिवीजन होता है, इसके थ्रू ऐसे प्रे को वो लोग पकड़ते हैं। तो हमारा टंग कैसा होता है, ऐसा, उनका टंग कैसा होता है, ऐसे बाइलोब्ड। चलो, तो दिस इज प्रीहेंसाइल एंड बाइलोब्ड। प्रीहेंसाइल यानी सामने से अटैच्ड पीछे से ओपन,
तो ऐसे ओपन रखते हैं, ऐसे खोलते हैं, पकड़ते हैं, फिर ऐसे ले लेते हैं। कभी यूट्यूब में या कहीं पे आप एक वीडियो चला के देख लेना कि प्रीहेंसाइल टंग कैसा होता है, कैसे वो प्रे को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे खोलते हैं, प्रे को पकड़ते हैं बाइल ऑफ टंग के थ्रू और अंदर ले लेते हैं। राइट, दिस इज ऑल अबाउट देयर टंग। अब हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसी डायग्राम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम को बीच में ड्रॉ करेंगे। ये बॉडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये इसका लेफ्ट वाला हिस्सा, सॉरी राइट वाला हिस्सा, ये इसका लेफ्ट वाला हिस्सा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिवर। फिर यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया गॉल ब्लैडर। फिर यहाँ हो जाता है इसका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकलता है डक्ट, गॉल ब्लैडर और इसके बीच में भी कनेक्शन है, और ये जाके आगे इसी डक्ट के साथ मिल जाता है और फॉर्म कर देता है क्या, कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ क्या होता है, इसोफेगस, बहुत शॉर्ट छोटा सा हिस्सा, इज अ शॉर्ट ट्यूब, इसोफेगस इज नथिंग बट अ शॉर्ट ट्यूब। फिर ये आ गया इसका स्टमक, स्टमक, फिर एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड। थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, थोड़ा सा गलती होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गलती को मिटाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप के जगह पे कर देता हूँ, इसोफेगस को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्यूब। फिर हमने ये क्या बना दिया, फिर हमने ये बना दिया स्टमक, ये भी गया। फिर यहाँ से छोटा सा हिस्सा डिओडेनम, फिर इलियम, एंड फाइनली ऐसा, और ये फाइनली आ जाएगा यहाँ। दिस इज क्लोअका। छोड़ो, जो एनसीईआरटी में वही डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये यहाँ से, ये दोनों भाई साहब यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ जाके अटैच्ड होते हैं, इस वाले पार्ट के साथ ये अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक। ये है ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये है ये। हालांकि मुझे इसको यहाँ तक ले आना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। ये क्या है, ये है दो लिवर, दिस इज लिवर, दिस इज ऑल्सो लिवर, ठीक है, ठीक है। चलो एक एक बात देखते हैं। ये क्या है, ये है लिवर, ये आ रहा है कैमरा के अंदर, देख लेते हैं एक बार, हाँ आ रहा है। चलो, लीवर क्या करते हैं, लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बाइल, ये एक अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या करते हैं, सिक्रीट बाइल। बाइल सिक्रीट हुआ लीवर में, और लीवर से सिक्रीट होने के बाद ये जो बाइल है ये आ जाता है कहाँ पे, ये आ जाता है इसी के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसको क्या बोला जाए, इसको बोला जाए गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर्ड रहता है, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज व्हाट, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर्ड बाइल, स्टोर्ड बाइल, बाइल को स्टोर किया जाता है। ये क्या है, ये भाई साहब है पैनक्रियाज, क्या है ये है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, सिक्रीट, क्या लिखेंगे, सिक्रीट, सिक्रीट
पैनक्रिएटिक जूस, ऑब्वियसली पैनक्रियाज है तो पैनक्रिएटिक जूस ही बनाएगा, पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द, अब देखो पैनक्रियाज से क्या निकला, पैनक्रियाटिक जूस निकला, पैनक्रियाटिक जूस। अब ये गॉल ब्लैडर में क्या था, बाइल स्टोर था, ये बाइल भी क्या हुआ, गॉल ब्लैडर से धीरे 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 निकला और आया कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो कॉमन डक्ट है दोनों के लिए, इसे कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। इसके थ्रू बाइल ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, डिओडेनम में, और इसके थ्रू पैनक्रियाटिक जूस भी ट्रांसफर होगा कहाँ पे, डिओडेनम में। किसके थ्रू, दिस इज अ कॉमन डक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो, बिकॉज लिवर इज हेपाटो, तो लिवर से जो बाइल बना, देखो स्टोर कहाँ पे था, गॉल ब्लैडर में, लेकिन बनाया किसने, लिवर ने, तो इसी वजह से हेपाटो, हेपाटो एंड पैनक्रियास ने क्या बनाया, पैनक्रियाटिक जूस, तो हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू बाइल एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस कहाँ आते हैं, डिओडेनम में आता है। ये क्या है, ये जो है ये एक शॉर्ट ट्यूब, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस, ईसोफेगस। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को लोग पढ़ेंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ईसोफेगस, इकोसोफेगस क्या है, इज नथिंग बट अ शॉर्ट ट्यूब, क्या है, शॉर्ट ट्यूब, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये क्या है, ये है स्टोमक, ये क्या है, ये है हमारा प्यारा सा स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, स्टोमक में क्या होता है, पार्शियल, स्टोमक के कुछ पॉइंट्स है, क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, जो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। पार्शियल डाइजेशन होता है। यहाँ पे स्टोमक का जो वल्स है, वल्स क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एंजाइम, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में होता है, इसको समझो अच्छे से, इसमें होता है पेप्सिनोजेन, क्या होता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव स्टेट में होता है पेप्सिनोजेन। इसको एक्टिव कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है ये HCl। ये जो HCl है, ये HCl जाके इस गैस्ट्रिक जूस के पेप्सिनोजेन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्सिन में, किसमें, पेप्सिन में। ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, क्या है, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अब भाई ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, प्रोटियो कहां से आया, प्रोटीन से, लाइटिक यानी लाइसिस, तोड़ना, प्रोटियो यानी प्रोटीन, लाइटिक यानी लाइसिस, तोड़ना, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ेगा। पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ेगा। क्या पूरी तरह से तोड़ेगा, द आंसर इज नो, पूरी तरह से नहीं तोड़ेगा, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वल्स ने क्या सिक्रीट किया, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या था, पेप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव स्टेट में था उसको एक्टिवेट किसने किया, HCl ने, और इसको तोड़ के बना दिया पेप्सिन। उस क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब ये चला जाता है कहां पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के दो पार्ट है, ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये क्या है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। और ये जो हिस्सा है दूसरा, ये क्या है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज
लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, इलियम, इलियम। अब डिओडेनम में कौन आया, डिओडेनम में आया कौन, डिओडेनम में आया हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। क्या आया, देखो डिओडेनम की बात हम लोग यहां करते हैं, ठीक है। डिओडेनम में कौन आया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आया, कहां आया, डिओडेनम में। अब डिओडेनम में क्या है, डिओडेनम में प्रेजेंट है बाइल और क्या, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल क्या करेगा, बाइल क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। ये एसिडिटी कहां से आया, देखो जब यहाँ पे स्टोमक के अंदर जब फूड का पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, स्टोमक में क्या था, एसीएल। तो अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या काइम है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विद इन ब्रैकेट लिखेंगे काइम, CHYME, काइम, ठीक है, CHYME। जो काइम है इसमें क्या है, इसमें ACL भी होगा, तो ACL की वजह से क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी, राइट। तो उसी एसिडिटी को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, बाइल करेगा, बिकॉज बाइल इज अल्कलाइन सब्सटेंस। क्या है, अल्कलाइन है, इसका नेचर अल्कलाइन है। तो पहला काम क्या करेगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। और बाइल दूसरा काम करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट को तोड़ेगा, राइट। क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो क्या किया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहां पे आया, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड मतलब यहाँ पे ये मत सोच लेना यहाँ के पार्शियल डाइजेस्टेड होगा, मैंने ये बताने की कोशिश किया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आप लिख लो, कम्स फ्रॉम स्टमक इनटू डिओडेनम। अब लिख लो, यहाँ पे मेरा जगह नहीं है तो आप लिख लो, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे काइम, कम्स फ्रॉम स्टमक इनटू द डिओडेनम। और डिओडेनम के साथ कौन अटैच्ड है, दिस कॉमन बाइल डक्ट और हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट अटैच्ड है, जिसके थ्रू कौन आया, बाइल आया। बाइल ने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया एसिड को, जो काइम था उसमें HCl था, तो उसको न्यूट्रलाइज किया उसकी एसिडिटी, और फैट को तोड़ा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है ये भी तो है, ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। क्लियर है। तो ये होगा कहां पे, ये होगा हमारे डिओडेनम के अंदर। एक मिनट पे देख लेता हूं कितना टाइम हो चुका है, ठीक है, चलो सब कुछ टाइम वाइज चल रहा है। डिओडेनम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये तोड़ेगा, कौन, पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ है, डिओडेनम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मिटा देता हूं मैं सब कुछ। अब हाँ, हम लोगों ने खाना को क्या किया, खाने को हम लोगों ने ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग खाने को यहाँ भेजेंगे जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। देखो अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर होगा इंटेस्टाइन। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिओडेनम में होता है या इलियम में, तो उसका आंसर होगा इलियम में। ये याद रखना है, अगर आपके पास डिओडेनम और इलियम के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो इलियम को चुनिएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल डाइजेशन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ इंटेस्टाइन है तो मामला ही खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में द फाइनल डाइजेशन takes place here। यहाँ पे क्या होता है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, फाइनल जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन यहाँ होता है। और क्या होता है यहाँ पे, इलियम में
याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं टिश्यू पढ़ाया था मैंने क्या कहा था कि जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर एपिथेलियम होता है। मतलब ऐसे कॉल्यूमनर सेल्स जिसके बेस में होगा न्यूक्लिक, मतलब जिसमें बेस में होगा न्यूक्लियस और ऊपर ऐसे 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 होगा माइक्रोविलाई, विली या माइक्रोविली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यही पढ़ाया था मैंने। तो इसके क्या होता है, इनर लाइन में होता है, क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन, किसके थ्रू, ये एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, थ्रू ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स है उसमें क्या है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या माइक्रोविलाई या विलाई प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इलियम में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन थ्रू ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो ये जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेक्टम, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, या रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है रेक्टम में। बेसिकली कुछ देर खाना यहाँ पे रहता है, एक्सक्रीटेड फूड यहाँ पे रहते हैं थोड़ी देर, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बेसिकली यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एंड ये क्या है, दिस इज क्लोआका, जिसके थ्रू एंड फूड आफ्टर intestinal digestion or completion of digestion, food digestion excreta, फूड तो नहीं कहेंगे आप, excreta comes here and क्लोआका के थ्रू क्या होता है, excreta goes outside the body। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। लेक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या है, दिस इज लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल, गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसे स्टोर करता है, पैनक्रियास क्या करता है, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब ये जो पैनक्रियाज है और ये जो गॉल ब्लैडर है, ये एक कॉमन बाइल डक्ट से डिओडेनम के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट के थ्रू कौन आएगा, बाइल भी आएगा और पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा। कहाँ पे आएगा, डिओडेनम में। ये बाइल आके क्या करेगा, बाइल आके न्यूट्रलाइज करेगा और इमल्सिफिकेशन करेगा फैट को। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करेगा। ईसोफेगस क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब जिसके थ्रू खाना स्टमक में आता है। स्टमक क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है, पूरा नहीं, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और इसका जो वल्स है ये क्या सिक्रीट करते हैं, एसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, गैस्ट्रिक जूस में है पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव कंडीशन में है, इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए एसीएल जाके उसको एक्टिव करता है और क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो खाना पार्शियली डाइजेस्टेड होगा उसमें एसिडिटी होगा, उसी एसिडिटी को कौन कम करेगा, ये डिओडेनम में जो बाइल आया है यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट से, वो इसको कम करेगा। ठीक है, और उसके बाद खाना कहाँ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में या इलियम में, जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होगा। वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आफ्टर डाइजेशन फूड का एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, बिकॉज इसमें कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोविली या विली।
ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद खाना कहाँ आ जाएगा, उसके बाद एक्सक्रीटा आ जाएगा रेक्टम में। रेक्टम के में कुछ देर के लिए वो स्टोर रहेगा, कुछ टाइम के लिए, और वहां पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होगा, और कुछ देर स्टोर रहने के बाद क्या हो जाएगा, जो एक्सक्रीटा है वो इस क्लोआकल ओपनिंग के थ्रू बाहर चला जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक चीज देख लो, यहीं पे देख लो, ये जो लीवर होता है ना, इसी लीवर के नीचे ऐसे किडनी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, सॉरी इसे गलत बोल दिया, इसी लीवर के नीचे ऐसे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द लंग्स। लंग्स, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहीं पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे 3 तरह के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक होता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और एक है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या है, बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन इनमें देखे जाते हैं। ठीक है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। क्या मतलब होता है क्यूटेनस का, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, थ्रू स्किन, राइट, थ्रू स्किन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, स्किन में क्या होता है, मस्कुलर म्यूकस ग्लैंड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू म्यूकस निकलता है, जो स्किन को स्मूथ एंड स्लिपरी रखता है, एंड मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है, और क्या करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, मेनली इनसाइड वाटर, मेनली इनसाइड वाटर में होता है मेनली, एंड लिटिल बिट इन लैंड, लैंड में भी हो सकता है, मेनली वाटर के नीचे ये होता है। ठीक है, और कहाँ होता है, ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में भी क्यूटेनस रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बार लिखा देता हूँ, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन भी ये क्या करते हैं, ये इसके थ्रू करते हैं। पल्मोनरी यानी थ्रू लंग्स, राइट, ये कहाँ करते हैं, थ्रू लंग्स, ओनली इन लैंड में, सिर्फ और सिर्फ लैंड में। ठीक है, लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स होते हैं इलोंगेटेड, लंग्स जो है कैसा है, इलोंगेटेड, पिंक कलर्ड sac like structure कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन अपर थोरेसिक पार्ट, प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे थोरैक्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये क्या है, ये है नॉस्ट्रल, दिस इज नॉस्ट्रल से कनेक्ट होता है बकोफेरेंजियल कैविटी, और इस बकोफेरेंजियल कैविटी से अटैच होता है लंग्स, राइट, क्या अटैच होता है, लंग्स को चलो हम लोग रेड कलर का दिखा देते हैं। ये क्या है, ये हो गया लंग्स,
और ये जो कैविटी है नेजल कैविटी इसके साथ कनेक्टेड रहता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, अच्छा देखो फ्री ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर गया, यहाँ पे लिख लो, क्या लिखेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन is exchanged through skin via diffusion डिसॉल्व ऑक्सीजन, पानी में क्या होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, और एयर में होता है फ्री ऑक्सीजन। ये फ्री ऑक्सीजन क्या होता है, ये फ्री ऑक्सीजन, जस्ट अ मिनट, ये फ्री ऑक्सीजन पहले नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सेल पहले आता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से चला जाता है लंग्स में, और जो भी एक्सचेंज होता है वो ये लंग्स के थ्रू होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू बाहर आएगा, फिर निकल जाएगा बाहर CO2। तो ऑक्सीजन पहुंचता है, ऐसा नहीं कि इससे ऑक्सीजन आता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसा नहीं, दोनों से ही ऑक्सीजन आता है, दोनों से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह है ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, थ्रू लंग्स ओनली इन लैंड एंड elongated pink colored sac like structure present in the upper part of trunk is called thorax। और एक होता है बक्कोफेरेंजियल एस्टिवेशन, जो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दिया है। देखो क्या होता है कि ये है नॉस्ट्रल, राइट, और ये हमने क्या बोला, नॉस्ट्रल के थ्रू अटैच्ड कौन है, नॉस्ट्रल के थ्रू अटैच्ड है बक्कोफेरेंजियल कैविटी ये वाला, और इसके थ्रू कौन अटैच्ड है, इसके थ्रू मान लो लंग्स अटैच्ड है, यही हमने पढ़ा। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से आया, फिर आया बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, अब यहाँ से ही क्या हो जाता है, यहाँ से ही जो एक्सचेंज होता है वो यहीं से हो जाता है, और यहीं से CO2 बाहर निकल जाता है। बहुत कम अमाउंट में होता है लेकिन होता है। दिस इज द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो ये क्या है, दिस इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है लेकिन होता है। तो बेसिकली 3 टाइप का रेस्पिरेशन हम लोग सिस्टम देख सकते हैं, एक है क्यूटेनस थ्रू स्किन, एक है पाल्मोनरी थ्रू लंग्स, एंड एक है बक्कोफेरेंजियल जो मैंने बता दिया कि थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी। समझ में आ रहा है, नॉस्ट्रिल से आया, लिख लो इसको नॉस्ट्रिल, दिस इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड दिस इज लंग्स, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या हो गया, इसी के थ्रू जो एक्सचेंज होना था वो इसी के थ्रू हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ही बाहर निकल गया, लेकिन उसका अमाउंट बहुत माइन्यूट होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि इनको लंग्स की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से ही लैंड में पूरा रेस्पिरेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ देखा, पहले क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद हमने थोड़ा जनरल डिस्कशन किया, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे, फिर मॉर्फोलॉजी डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी में मैंने स्किन को डिस्कस किया, फिर बॉडी पार्ट्स में हमने हेड को डिस्कस किया, ट्रंक को डिस्कस किया, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया, एंड फाइनली हम लोग रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, जहां हम लोग 3 टाइप के रेस्पिरेशन देख सकते हैं, क्यूटेनियस, पल्मोनरी एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।